नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई। दोबारा से स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान ओलंपियाड के इस डेमो लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं लेकर आया हूं क्लास 9th के बच्चों के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो क्लास है ये एक डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास तो किसी बड़ी चीज़ की डेमो क्लास होती है। तो ये डेमो क्लास है ऑफ योर कोर्स, ऑफ आवर कोर्स, ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, यानी एक मात्र ऐसा कोर्स जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी अपने हिंदुस्तान ओलंपियाड को क्रैक करने के लिए। ये कोर्स हर साल हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो अगर हिंदुस्तान ओलंपियाड ले रहे हो तो ये वाला कोर्स ज्वाइन करना आप एक तरह से मैंडेटरी ही समझिए भाई कि ये कोर्स तो आपको ज्वाइन कर लेना ही चाहिए। और अगर इस कोर्स को एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो अब जिम्मेदारी आपकी नहीं, अब आपको पास कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की हो जाती है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को हमारे कंधों पर डाल दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इस ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को। 1000 रुपये केवल इसका प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा कम है मैंने सुना। और उसके बाद इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से भी जाकर फॉर्म वगैरह भरकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद फिर ये तो हो गया आपका पेड कंटेंट। और उसके बाद फिर ये जो क्लास है इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। मैंने बहुत हिंदुस्तान ओलंपियाड की पुरानी वीडियोज़ पर देखा और पोस्ट वगैरह बहुत जगह मैंने देखा कि क्लास 9th की इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई। तो वहाँ पर बच्चे थे वो कह रहे थे सर जी, पेड वाले बच्चा अगर बच्चा कोई कोर्स नहीं ले सकता तो क्या वो फ्री में नहीं पढ़ने को मिलेगा उसको। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हम हर साल आपको पेड कोर्स तो देते ही हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर फ्री कंटेंट भी देते हैं। अभी तक मैंने जितने कंटेंट दिए हैं मैंने अभी तक सारे आपको फ्री ही दे रखे हैं यूट्यूब पर। तो इन सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई आदमी कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है तब वो क्या नहीं कर सकता, तब वो हिंदुस्तान ओलंपियाड क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है। बस इसमें अंतर केवल इतना ही है कि अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो हम जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, और कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो इस कोर्स तो आपकी जिम्मेदारी होगी हमारी वीडियोस को देखना। बाकी मैं वीडियो में एनर्जी कम नहीं रखूँगा। ऐसा नहीं है कि बैच वाली वीडियोस में ज़्यादा एनर्जी से पढ़ा दूँ और ऐसी वीडियोस में कम एनर्जी से पढ़ाऊँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ना मैं कभी तुम लोगों के लिए प्यार कम करूँगा कि मैं बैच वाले बच्चों को ज़्यादा प्यार करूँ या तुमको कम प्यार करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे बैच नहीं ले पा रहे हैं, पर्सनल रीज़न से ये नहीं ले पा रहे होंगे, वरना चाहते तो सभी लोग हैं बैच के लिए, तो जो नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं भाई, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा होगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब जो बच्चा पेड कोर्स ले रहा है वो पैसा दे रहा है, तो चूँकि वो कुछ पैसा दे रहा है तो उसको हमें ना चाहते हुए भी, चाहना भी और ना भी चाहना है, हमको ज़्यादा कंटेंट तो देना ही पड़ेगा ना। समझो भाई। अभी तुम्हें मान लो को कुछ पैसे दे दो, ठीक है, और उसके बाद फिर कोई दूसरा आके बोले कि भैया मुझे भी बढ़ा दो फ्री में, तो तुम तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ख़राब हो जाएगा ना। तो फिर तुमको आके खुद ही कहोगे कि मैंने पैसा दिया यार तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो उनको कंटेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको ही मैं इनसफिशिएंट कंटेंट नहीं दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप डिमांड करें और मैं लेकर ना आऊँ। ठीक है। क्योंकि मेरी इस समय पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो डिमांड पर ही चल रही है। मैं जब से SOF से आया हूँ, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से आया हूँ, वहाँ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वाली वीडियोस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हिंदुस्तान ओलंपियाड में पढ़ाइए। तो मैं जब से वहाँ से हिंदुस्तान ओलंपियाड में आया हूँ तब से मैंने कोई एक फ़िक्स कोर्स को नहीं उठाया है। जैसे SOF में सैम्पल पेपर करा रहा था, लेकिन यहाँ मैंने फ़िक्स कोर्स नहीं उठाया। मैं यहाँ यही देख रहा हूँ कि जिन क्लास की डिमांड आ रही है मैं उसी क्लास को लेकर आ जा रहा हूँ। तो आपकी डिमांड पूरी करना तो मेरा काम है ही, डिमांड आपकी पूरी करूँगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको फ्री कंटेंट देने के लिए इतनी सारी मेहनत मैं कर सकता हूँ तो आप सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं फ्री कंटेंट मेहनत बना कर दूँ तुमको तो जिसको ज़रूरत है उसी तक वो कंटेंट ना पहुँचे। तो सब्सक्राइब करे रहोगे तो वो वीडियो तुम तक ज़रूर सजेस्ट कर दी जाएगी। इसीलिए तुमको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मेहनत अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना चाहिए। और ये मेहनत मैं कंटिन्यू तभी कंटिन्यू रखूँगा जब मेरे द्वारा पूछे गए होमवर्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिले। ठीक है। अभी तक मैंने SOF ओलंपियाड इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि वहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे होमवर्क दो, मुझे होमवर्क मिल ही नहीं रहा है। वो तो अब कुछ बच्चों ने होमवर्क देना शुरू किया है तो मैं वहाँ पर जाने की भी सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये जान लीजिए कमेंट सेक्शन में होमवर्क के आंसर नहीं दे सकते तब मैं यहाँ पर पढ़ा भी नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लालची आदमी हूँ। कमेंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा लालची आदमी हूँ, होमवर्क्स के मामले में।
तो मुझे होमवर्क्स के आंसर ज़रूर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको मेरे लिए आपको इतना तो करना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं इन 20 क्वेश्चंस की ब्यूटीफुल सीरीज़ को। सबसे पहले बता दूँ, ये सीरीज़ मतलब ये वीडियो होने वाली है हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए, हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी करने वाले उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और क्या बता रहे हो? और मैं बता रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। कौन सा टारगेट एग्जामिनेशन है हिंदुस्तान ओलंपियाड? भाई हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए होने वाला है। 9th में जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। 9th वाले बच्चे ने ही डिमांड भी की थी इस वीडियो की। इसके अंदर मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रहे होंगे, आपको टिक करना रहेगा, वो सब आपको पता है। 30 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। बाकी मैं समझाऊंगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी ये सारा फ्री का फ्री कंटेंट आपको IAS कनेक्शन चैनल द्वारा दिया जा रहा है, तो बदले में सब्सक्राइब करना तो आपका काम है ही, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, मतलब शुरुआत के जो 8 क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट से। तो जो बच्चे जनरल नॉलेज ले रखे हैं वो अब देखना शुरू कर दें। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। नीचे आपको 4 स्टेट दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो नॉनदलेस आपका जो महाराष्ट्र है इसी के अंदर पहला एटॉमिक पावर प्लांट को एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को प्लांट कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी मुंबई की तारीफ़ की गई है भाई। कह रहा है कि किस सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फिर वही बात आ गई, जो आपका मुंबई है इस मुंबई को ही आपको फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन पिंक सिटी किसको कहते हैं भारत की? पिंक सिटी किसे कहते हैं ये आपको बताना है मुझको, ठीक है। मैंने पिंक कलर से लिख दिया है कि पिंक सिटी किसको कहते हैं। राजस्थान में एक जगह है उसको, तो अब इतना मैं हिंट दे दिया हूँ, राजस्थान के अंदर है वो जगह। अब आपको मुझे उस सिटी का नाम बताना है जिसका नाम पिंक सिटी है। फिर से वही बात कि अगर होमवर्क में कमेंट में आंसर नहीं आया तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा भाई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है कि एरिया वाइज, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इन सब में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो अफ्रीका बिल्कुल नहीं है, यूरोप भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है। आपका जो एशिया है, एशिया ये क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी की पूरी दुनिया में, ठीक है। अब कह रहा है कि कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग ही पूरा का पूरा चैप्टर आता है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। यानी भारत अपने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट जैसा है, जैसे राइट टू बेसिकली रहने का हो गया, बोलने चालने का हो गया, अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया, उसके बाद घूमने का हो गया, है ना, बसने का अधिकार हो गया। तो ये सारे जो अधिकार हैं इस तरीके के कुछ कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो कितनी ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है? तो मतलब जैसे कितनी कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो अभी क्लास 9th में हो तो अभी तो तुमने नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तुम तो क्लास 9th में हो। अगर मैं तुमको बताऊँ तो मैंने क्लास 7th में ही ये चीज़ पढ़ ली थी, क्योंकि मैं क्लास 7th से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो अगर तुम इतने अच्छे बच्चे हो तो तुमको मतलब उस समय तो हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा लिया था। क्लास 7th 8th में मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, ठीक है। मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की PDF डाउनलोड कर रखी थी और मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहा था। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो क्लास 9 तक आपको ये बात तो पता ही हो जानी चाहिए कि हमारा संविधान में फंडामेंटल राइट को पहले अभी तक कुछ दिन तक इसको 7 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से ही इसको क्या कर दिया गया है, 7वीं जो आखिरी कैटेगरी थी, जो मेरे ख्याल से राइट टू बेसिकली कमाने की है ना, पैसा कमाने की या फिर पैसा रखने की जो कैटेगरी थी उसको हटा दिया गया है। तो अब एक कैटेगरी हट गई है, तो केवल 6 कैटेगरी बची है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये कह रहा है विच बायोस्फीयर रिजर्व इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो भारत का ऐसा कौन सा वो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व यानी एक ऐसी रिजर्व जगह जहाँ पर बेसिकली वो आपके जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, ऐसे वो जानवर रहते हैं जो कि एक्सटेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं वो एक्सटेंट ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बना रहे हैं। तो कह रहा है इसमें से इन चारों में से कौन सा वो वाला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रख रखा है और साथ ही साथ ये अपने यूनिक मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा सुंदरबन है ना, पश्चिम बंगाल के सबसे नीचे जो सुंदरबन है ना,
अगर ये मैं बेसिकली आपका इंडिया है, ठीक है, मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दिया, डोंट माइंड मैंने कुछ ज़्यादा ही ख़राब बना दिया लेकिन, तो ठीक है। तो ये मान लो आपका अगर इंडिया है, ये मान लो आपका इंडिया है, तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। तो इस पश्चिम बंगाल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर है आपका सुंदरबन डेल्टा। तो इस सुंदरबन डेल्टा में ही आपका क्या है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। उसी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या कहा जाता है भैया, उसी बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु ऑथर्ड द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। एक नॉवल है, एक उपन्यास है, नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके ऑथर के बारे में, इसके राइटर के बारे में आपको बताना है। तो भाई जनरल नॉलेज के अंदर यही एक दिक्कत है कि आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, इसके अंदर आप लॉजिक नहीं लगा सकते। आपको बस मेरी बातों को सुनना है। जैसे मैंने इसको याद कर रखा है कि अरुंधति रॉय जो हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इस किताब को लिख रखा है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर मेरी बातों को सुनकर इसको याद कर लें। आप केवल याद ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, इसमें नोबेल प्राइज़ जो है, मैं तुमको बताऊं कि नोबेल प्राइज़ का पूरा जमा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने उठा रखा है। 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन चारों देशों ने ही क्या कर रखा है, नोबेल पीस प्राइज़ देने का जिम्मा उठा रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीस प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ तो ये चारों देते हैं, लेकिन इनमें भी स्पेसिफिकली जो शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है वो किस देश द्वारा दिया जाता है, तो वो आपका नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। मुझे पहले सिटी भी याद थी, मैं सिटी भूल रहा हूँ हल्का सा। आप सिटी बता दीजिएगा अगर आप बता सकते हैं तो। बाकी नॉर्वे देश के अंदर क्या होता है, नॉर्वे देश के अंदर ये पीस के लिए प्राइज़ मिल रहा होता है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कॉरपोरेशन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में है ना, साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल संबंध बढ़ाने के लिए सभी देश एक दूसरे से इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल संबंध बढ़ाएं, इसलिए किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सार्क। सार्क क्या है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये तो भाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की बात की गई है, ना कि साउथ एशिया की बात की गई है, तो ये वाला गलत हो गया। और ये यूरोपीय यूनियन, तो ये तो यूरोप वालों के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाटो भी आपका किसके लिए है, यूरोप वालों के लिए ही है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। बचा केवल आसियान। आसियान में देखो सब आ रहा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो यहाँ पर देखो साउथ ईस्ट का नाम आ भी रहा है, इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही वो आपका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है इन चीज़ों को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर कई सारे देश आते हैं, जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, इंडोनेशिया, ये सारे देश इसके अंदर आते हैं। अब आता है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि अबंडेंट, आपने बहुत जगह देख रखा होगा कि पृथ्वी के अंदर मिनरल्स अबंडेंट हैं। अबंडेंट यानी बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। तो क्लास 9th में आ गए हो, सिनोनिम के बारे में तो पता ही होना चाहिए, वरना मारूंगा भी एक तमाचा नहीं मारूंगा यार, तुम अच्छे बच्चे हो। तो सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम का मतलब ये होता है कि जिन दोनों, अगर 2 शब्द हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप उसको सिनोनिम कहेंगे। तो अबंडेंट माने, अबंडेंट यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम बिखरी हुई हो, भरी हुई हो, बराबर हो, उसका आप अबंडेंट कहेंगे। तो अबंडेंट का सिनोनिम क्या है, तो क्या स्कार्स है, स्केयर है, स्कार, हाँ स्कार्स है, स्कार्स यानी जो बहुत कम मात्रा में हो, तो ये तो अपोजिट हो गया ना भैया, सेम कैसे हुआ। इनसफिशिएंट, ये भी अपोजिट है। रेयर, ये भी अपोजिट है। लेकिन प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में, यानी बराबर मात्रा में, तो प्लेंटी जो है यही एक ऐसा शब्द है जो कि अबंडेंट से मैच खा रहा है। बाकी सब तो इसके एंटोनिम हो गए। एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग देने वाले, तो बाकी सब तो एंटोनिम हो गए। केवल जो आपका प्लेंटी है यही एक ऐसा है जो कि सिनोनिम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन से सवाल पूछा गया है। क्लास 9th में हो तो मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन तो तुमने पढ़ ही रखा होगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको भरना है किसमें, एक सेंटेंस दे रखा है, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, वो नई लैंग्वेज पढ़ने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस करने की बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक यही है कि आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को एक एक कर उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरो,
और भरने के बाद उसको हिंदी में पढ़ो। अगर आपके जुबान में सेंटेंस अटक जाए यानी तुमको लगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही अर्थ नहीं दे रहा है, उसको हटा दो। तो चारों में से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही मीनिंग दे पाएगा और वही सही होगा। जैसे ऑन का अर्थ होता है पे, है ना। पे यानी जैसे बिल्ली टेबल पर बैठी है, तो उसको आप क्या कहेंगे, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, है ना। तो यहाँ पर ऑन लगाया, टेबल पर बैठी है ना, तो पे या पर आप कह सकते हैं, पर कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ऑन लगेगा, लगा कर देखो। ही इज़ इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, वो नई लैंग्वेज सीखने पर इंटरेस्टेड है। कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, नई लैंग्वेज सीखने पर इंटरेस्टेड है। तो भाई नई लैंग्वेज है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है कि उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तो ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, तो इसको काट दो। आगे आ रहा है इन यानी में, है ना। इन यानी में तो में यानी अब में के लगाओ, तो में देखो ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। देखो शब्द भी अच्छा लग रहा है, सेंटेंस भी अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ इसका मीनिंग बनाओ, वो नई लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से सेंटेंस निकल गया। यानी यही एकमात्र प्रीपोजिशन है जो कि यहाँ पर सही होगा। ठीक है। एट यानी एट का मतलब भी पर ही होता है, तो उसका भी कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। विद का मतलब होता है के साथ, वो नई लैंग्वेज सीखने के साथ इंटरेस्टेड है, तो ऐसा भी कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम काट देंगे, इसको भी हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी ही आपका केवल सही हो पाएगा। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको मॉडल वर्ब भरते हैं। तो वर्ब जो होते हैं वो कितने तरीके के हो गए, वर्ब तो आपके दो तरीके के हो गए। एक हो गए आपके मेन वर्ब यानी कौन, मेन वर्ब यानी ये जैसे लिख रखा है वियर, है ना। वियर यानी पहनना, चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए। और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब बेसिकली वो शब्द होते हैं जो कि मेन वर्ब का सपोर्ट करने के लिए उससे पहले लगते हैं। ठीक है। तो भर दो यहाँ पर भी वही तरीका हम यूज़ करेंगे कि उसको भरेंगे और मीनिंग निकाल कर देख लेंगे। तो कह रहा है कि यू डैश वियर अ हेलमेट वैन राइडिंग अ बाइक। जब भी तुम किसी बाइक को चलाओ तो तुमको एक हेलमेट पहनना ही चाहिए। ठीक है, तुमको एक हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो यहाँ पर हाँ पहनना ही है, ठीक है, पहनना ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर वुड लगेगा, वुड यानी होगा, या फिर वुड यानी आप कह सकते हैं मतलब वुड माने भी होगा ही होगा, हाँ वुड माने होगा, और शैल माने भी होगा। बस ये है कि शैल आपका आई और वी के साथ लगेगा, और वुड जो है आपका ये सब के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा। तो ये इसमें मीनिंग क्या बन रहा है, क्या इसका मीनिंग यही बन रहा है ना कि तुमको बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना होगा, है ना। तो मीनिंग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बिल्कुल एक बेसिकली एडवाइस की, है ना। तो ये फ्यूचर फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ तुमको पढ़ना चाहिए, तो तुमको पढ़ना होगा, ये कोई मीनिंग नहीं बनाएगा। अगर एडवाइस दे रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस की एडवाइस जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है माइट का मतलब होता है तुम पहन सकते हो, है ना। मतलब माइट बेसिकली उन शब्द को दिखाता है जो कि ऐसे होता है कि हाँ भाई तेरा मन करे तो कर ले, वरना मतलब बहुत लाइटली अगर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है ना। अगर मान लो कि तुम्हारा दोस्त है और तुम हो, तो तुम दोनों कहीं मान लो ट्रिप पे जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो वो दोस्त तुमसे पूछ रहा है भाई कि नीली वाली पहनूं कि हरी वाली पहनूं। शर्ट, यार तुम क्या क्या सोचने लगते हो, शर्ट। तो नीली वाली शर्ट पहनूं कि हरी वाली शर्ट पहनूं, तो वो क्या कहते, तो तुम क्या कहोगे कि मेरे ख्याल से नीली वाली पहन ले, बाकी हरी वाली पहन सकता है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुमने नीली वाली पहनने के लिए बोला, लेकिन बहुत ही लाइटली बोला कि हाँ तेरा मन करे नीली वाली पहन ले, बाकी हरी वाली भी सही है, मतलब इस तरीके से। तो बहुत लाइटली दो, तो उसके लिए आप माइट कहेंगे कि यू माइट वियर द ब्लू शर्ट, अदरवाइज ग्रीन इज़ ऑल्सो परफेक्ट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जो माइट है ये ऐसे कि हाँ काम चलाऊँ, तो क्या ऐसा यहाँ पर लगेगा कि यू माइट वियर अ हेलमेट, तुमको हेलमेट पहनना चाहिए, मन करे तो पहनो, मन करे तो ना पहनो। तो ऐसा तो कोई कहेगा भाई, क्योंकि अगर उसका मन कह गया कि आज ना पहनूँ तो खोपड़ी खुल जाएगी जिस दिन लड़ाई हो गई, जिस दिन गिर पड़ा बाइक से। तो माइट तो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा मस्ट यानी तुमको पहनना ही चाहिए, मस्ट यानी बिल्कुल करना ही चाहिए। तो इसका मतलब यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुमको हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उसको टिक कर दो जिसकी स्पेलिंग सही है। कॉन्साइसियस की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर आखिरी में टी है, इतना तो मुझको आपको सबको याद है, तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो
ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये गलती कर दी, ये तो कॉन्काइसियस लिख दिया है, हमको कॉन्साइसियस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कॉन्सेसियस है, तो यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नहीं, अब सेक्शन 3 में आ जाओ, जो कि है साइंस का सेक्शन। इसके अंदर भी मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कौन कौन से है? पहला कह रहा है कि जब भी आप अपने हाथ पर या कि अपनी स्किन पर एसीटोन लगाते हैं, तब आपको ठंडा ठंडा क्यों फील होता है? अब सबसे पहले भैया ये बता दो एसीटोन क्या है। तो एसीटोन के लिए तुम बस इतना समझ सकते हो कि तुमने अपनी मम्मी या फिर तुमने अपने पापा की गाड़ी से कभी पेट्रोल निकाल कर अपने हाथ में रखा है? पता है तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मेरे कहने पर डंडे खा लो भाई। जाओ अपनी पापा की गाड़ी से क्या कर लो, फिर पापा जहाँ तेल भरवाने लगेंगे तो उसी पे हाथ लगा देना नीचे। तुम देखोगे तुम्हारा जो हाथ है ना, या फिर थोड़ा हाथ पैर जोड़ कर एक आध बूंद पेट्रोल पंप पर जाकर हाथ पैर जोड़ोगे उनके, भैया 10 रुपये दे दो, 10 रुपये ले लो लेकिन मुझे पेट्रोल दे दो। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आप वहाँ पर जाकर पेट्रोल पंप पर करिए, तो वो आपको कुछ थोड़ा सा पेट्रोल दे देंगे। हो सकता है ना दो, अगर ना दे, अगर आप शहर में हो, और गांव में होगे तो बिल्कुल नहीं देते भाई। गांव वाले तो बहुत डांट कर भाग यहाँ से, है ना। तो गांव वाले तो बिल्कुल नहीं देते। तो तुमको किसी तरीके से अपने पापा के हाथ पैर जोड़कर उनसे हल्का सा पेट्रोल लेना होगा, और पेट्रोल को जैसे ही तो अपनी स्किन पर डालोगे कुछ देर तक वो वहाँ रहेगा और उसके बाद उड़ जाएगा। और उड़ने के बाद क्या होगा, आपके हाथ पे वो ठंडक ठंडक होगा। ठीक है, तो पेट्रोल एसीटोन है। उसके बाद फिर नेल पेंट रिमूवर, अगर आपकी दीदी वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है मेकअप करने से लड़कियों का लेकिन मान लो कुछ कुछ लोग करती हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उनका नेल पेंट हटाने के लिए नेल पेंट रिमूवर रखती हैं। तो उस नेल पेंट रिमूवर को भी अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर उस नेल पेंट रिमूवर को भी पा जाएँ, तो उसको भी अपने हाथ पर रख कर देखिएगा, तो क्या होगा, तो फिर क्या हो सकता है, तब वो भी उड़ जाएगा आपके हाथ से कुछ देर में। और अगर नहीं भी उड़ेगा तो आपके हाथ पर ठंडक तो देगा ही देगा, तो वो भी एसीटोन है। और मान लो कि आप बहुत ज़्यादा दब्बू आदमी हैं, मान लो आप बहुत ज़्यादा शर्म खाते हैं, ना आप पेट्रोल पंप पर जा सकते हैं, ना अपनी दीदी से लड़ाई कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप अपनी मम्मी जैसे ही बाहर जाए काम करने के लिए, तुरंत मम्मी का मेकअप बॉक्स खोल लो और उसमें से क्या निकाल लो, अपना नेल पेंट निकाल लो उनका। और नेल पेंट निकालते ही अपने हाथ पे थोड़ा सा नेल पेंट ले लो, और जैसे ही नेल पेंट लोगे थोड़ा सा ले लेना, और उसके बाद फिर नेल पेंट भी क्या करेगा, ठंडा ठंडा आपको फील देगा। तो ये बहुत आसान तरीका है एसीटोन को पाने का। तो ये भी क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन जैसे ही हाथ पर आया आपको ठंडा ठंडा महसूस हुआ, क्यों? इसका सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एसीटोन जब आपके हाथ पर आता है तो वो क्या करता है, वो आपके हाथों पे जो गर्मी है ना, आपके हाथों में जो गर्मी या फिर आपकी स्किन पर जो गर्मी है, उस गर्मी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंपल बात हो गई ना, जब हाथ में गर्मी थी, गर्मी एब्जॉर्ब हो गई तो बची क्या, ठंडी, इसीलिए आपका हाथ ठंडा लगता है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन टिक कर दो। क्या एसीटोन स्किन को गर्म कर देता है? अरे भैया गर्म करता तो ठंडा कैसे लगता है, ये भी गलत है। एसीटोन जम जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वरना पेट्रोल भी जम जाता। एसीटोन सॉलिड हो जाता है? अरे भाई पेट्रोल सॉलिड थोड़ी होता है, पेट्रोल तो लिक्विड होता है, कुछ देर में उड़ भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, जो कि कह रहा है कि जो एसीटोन होता है वो आपके हाथ की जो आपकी स्किन की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बाद में ठंडा ठंडा ही छोड़ता है। अब इसके बाद फिर आया बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों के लिए। इसको तुमने क्लास 7th 8th में ही पढ़ रखा होगा। क्या कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। हर आदमी को ये चीज़ याद हो गई है। अब तो अगर तुमने अपनी दादी से भी जाकर पूछ लिया तो तुम्हारी दादी भी शायद बता दे कि अगर दादी से पूछोगे दादी पावर हाउस ऑफ द सेल, तो दादी कह देंगी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल हो गया। इसमें उसी तरीके से पूछ रहा है कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। सुसाइड बैग तो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि बुरी स्थिति पर आने पर ये फट जाते हैं, तो लाइसोसोम भी मर जाता है, सेल भी मर जाता है, सब कुछ मर जाता है, तो सुसाइड कर लेते हैं ये लोग, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन बॉडी कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, गोल्जी अपरेटस को क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, बाकी मैंने सुन रखा है भाई कि हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चे कमेंट में होमवर्क देने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैंने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं आयुष सर वाली, उसमें तुम लोग बहुत अच्छा आंसर देते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में भी प्लीज़ आंसर दे दो यार, प्लीज़। ठीक है, तो उसके अंदर आंसर दे देना कमेंट सेक्शन के कमेंट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, तो वाटर तो आपका H2O है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट केवल जो कि केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बना हो वो एलिमेंट है। ठीक है, एक टाइप के एटम्स यानी जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है मान लिया,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, कार्बन कार्बन से ही मिलकर बना है। तो जो एक ही तरीके के उससे मिलकर बना है एटम से, उसी को आप एलिमेंट कहेंगे। तो इसके अंदर देखो 2 आ गया ना, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया, कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, गलत है। ब्रास तो भाई पूरा का पूरा ही गलत है। उसके बाद फिर बचा आपका क्या, बचा आपका आयरन, आयरन यानी Fe, तो इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर केवल आयरन ही आयरन आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था क्लास 9 के हिसाब से। ठीक है, बाकी तुम लोग को मैं बताऊं, तुम लोग थोड़ा सा हंसो। क्यों हंसो? क्योंकि भाई तुमको बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में भी देख लिया, हिंदुस्तान ओलंपियाड में भी देख लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जैसे बच्चा 5th से आगे बढ़ता है, तुम 6th 7th 8th 9th 10th, मतलब बहुत आसान आसान सवाल पूछते हैं तुमसे। मैथ वगैरह में, रीजनिंग में चाहे थोड़ा मुश्किल पूछ लें, बाकी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट अगर तुम लेते हो तो तुमको बहुत आसान सवाल पूछते हैं। तुम सबके मुकाबले अगर तुम क्लास 3rd वालों का देखोगे, फर्स्ट वालों का नहीं, अगर तुम क्लास 2nd 3rd 4th बच्चों का देखोगे, तो इनकी क्लास के हिसाब से एक बार मन में लगाना कि इतना 3rd क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, तब तुम्हें याद आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछ लेते हैं हमसे ये लोग। ठीक है, तो इसलिए खुश हो जाओ भाई, तुम क्लास 9th में हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल। अब आ गई भाई साहब बात आ गई हमारे ताकत पे, डोलो सोलो पे। तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने, या फिर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मैं तुमको पढ़ाता हूँ सीधे। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स। 3 मेरे कहने से भी 3 को हटा दो, 3 को मैंने हटा दिया भैया, डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या आपसे मास ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो मास ऑफ मोल्स कहें या मॉलिक्यूलर मास कहें, क्या दोनों का दोनों सेम है? सेम है, हाँ भैया, तो सेम ही लग रहा है ना, है ना, ये दोनों सेम ही तो है। मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हो? मतलब मान लो तुम्हारा नाम बहन है, तो अगर मैं कहूँ बहन रोहन की, या फिर कहूँ रोहन की बहन, सेम ही तो है। बहन रोहन की या रोहन की बहन सेम ही तो है। तो वैसे ही मास ऑफ मोल्स कहें या मॉलिक्यूलर मास कहें, सही तो है, सही तो है। तो बिल्कुल सिंपल सी मैथ लगाओ, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। ये आपको एक मोल का, यहाँ पर देखो एटॉमिक मास दे रखे हैं, हर एक मोल का एटॉमिक मास दे रखे हैं, और नहीं भी दे रखे होते तो तुमको याद होना चाहिए, कम से कम 3 का तो याद ही कर लो। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कार्बन का 12 होता है। इसको तो याद ही कर लो, 3 को तो तुम याद ही कर लो। ठीक है, बाकी हो सकता है दे भी दें आपके एग्ज़ाम में। तो फिर मैं ये कह रहा था कि अब क्या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप बिल्कुल सिंपल मैथ लगा सकते हैं। कैसे लगेगा भैया, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तो जब मैंने लिखा C2H5OH, तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल मैथ लगाता हूँ। मुझे एक की वैल्यू दे रखी है, और मैं उनको अपनी मैथ की ताकत लगा कर आंसर निकालना शुरू करता हूँ। तो क्या मुझे एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 दे रखा है, तो क्या मैं 2 कार्बन का निकाल सकता हूँ? हाँ भैया, कैसे? 1 का 12 तो 2 का 12 दूना 24, तो क्या यहाँ पर 24 आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 5, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, तो हाइड्रोजन हो गए 6। तो क्या एक हाइड्रोजन का मुझको 1 दे रखा है, तो क्या मैं 6 हाइड्रोजन का 6 जान लूँ? 6 जान लूँ? जान लो भाई। उसके बाद ऑक्सीजन आपको 1 ही दे रखा है, तो एक ऑक्सीजन का 16 दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर 16 लिख दूंगा। तो क्या मुझे C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास 24 + 6 + 16 मिल गया? 24 + 6 + 16 मिल गया। तो बेसिक मैथ तो तुम लोग जानते ही हो, तो इसको जोड़ ही सकते हो। बाकी मैं हूँ थोड़ा चुट्टा आदमी मैं थोड़ा चोरी वगैरह करता हूँ। है भाई, फंसा मत देना यार, मतलब मैं थोड़ा सा बेईमानी करता हूँ, मैं बेईमान आदमी हूँ। इसीलिए देखो मैं तुम्हारे सामने से ही कैसे चीटिंग कर ली, कैलकुलेटर खोल के जोड़ डाला सारा का सारा। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 46 आंसर आ गया। लेकिन 46 जानकर भैया टिक मत माराना। क्यों? क्योंकि आपको इस तरीके के 3 मोल्स का बोल रहा था। ये देखो, अभी डब्बे को खोल दो अभी डब्बे को खोल दो। यहाँ पर देखो, अभी हमने 1 मोल का निकाला है, ये आपको ऐसे 3 मोल का पूछ रहा था। अरे तो बिल्कुल सिंपल है भाई, 1 मोल का 46, तो 3 मोल का 46 × 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 से, आपका आंसर आ गया 138। 138 नीचे क्या कर दो, नीचे लिख दो बराबर 138। और किसी भी चीज़ का मास निकालोगे तो वो ग्राम में ही आएगा ना, तो आपका आंसर 138 ग्राम आ गया। क्या 138 ग्राम आ गया क्या?
मेरे साथ लगाए होगे तो आ गया होगा, और नहीं भी लगाए होगे तो तभी नहीं लगाओगे जब तुमको नहीं समझ में आया है। आप समझ में आ गया क्या 138, तो ऑप्शन में ढूंढ लो 138 और ऑप्शन में टिक मार दो, जो कि है ऑप्शन नंबर ए ही है 138, तो इसको टिक मार दो। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये सीरीज़ दे रखी है 5, 11, 23 और 47। तो क्या करो, सबसे पहले 11 में से 5 घटाओ, क्योंकि हमने जितनी भी सीरीज़ देख रखी है अभी तक हम यही करते हैं, अगर हमको बढ़ता हुआ दिखता है तो हम घटा देते हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा बोले हैं कि हमारे मम्मी पापा बोले हैं कि भैया बढ़ता दिखे तो घटाते चलना, तो घटा दो। 11 में से 5 गए तो 11 में से 5 गए तो क्या 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, क्या 6 आ जाएगा। 23 में से 11 जाएगा तो क्या 12 आ जाएगा। अरे यार तुम 9th में ही पहुँच गए, इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं जानते। 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, 12 आ जाएगा क्या, 12 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। अब 47 में से कितना जाएगा, 47 में से मान लो 23 चला जाएगा तो क्या 24 आ जाएगा, क्योंकि 4, 3, 7 और 2, 2, 4, ठीक है 24 आ जाएगा। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इन तीनों में आप 6, 12 और 24, इन तीनों में आप क्या पैटर्न देख पा रहे हैं। इन तीनों में भैया मैं यही पैटर्न देख पा रहा हूँ कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, लेकिन 6 3 जा 18 आना चाहिए था, ये 24 कैसे आ गया। ये तो बड़ी दिक्कत है यार। तो मैं तो जो पैटर्न सोच रहा था वो पैटर्न भी नहीं मिला। तुमको नहीं मिला लेकिन मुझको मिल गया। कैसे, ऐसे मिला कि 6 तो मान लो 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 12 आ रहा है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 24 आ रहा है। तो क्या नेक्स्ट नंबर पाने के लिए मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। तो क्या 48 आंसर आया तो मैं 48 को ही टिक मार दूँ, नहीं भैया मैं 47 में 48 को पहले जोड़ूंगा, है ना, क्योंकि हर बार हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद टिक मारूंगा। तो जब मैंने 8 में 7 जोड़ा कितना आ गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आ गया। तो यहाँ पर मेरा आंसर 15 आ गया। कैरी आया 1, 4 और 4 हो गया 8 और 1 कैरी बचाना पड़ गया तो 95 आ गया। ऑप्शन नंबर ए 95 को टिक मारेंगे, टॉफ़ी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खुशी खुशी निकल जाएंगे। ठीक है। अब 18th नंबर का क्वेश्चन देखो, ये और भी ज़्यादा आसान है। कह रहा है कि एक बहन है, एक है नीता, ठीक है। एक मान लो लड़की है, लड़की नहीं कहो भाई, अभी महिला कहो वरना आंसर से तुम लोग हंस दोगे फिर लड़की समझोगे तो एक है बहन है, एक स्त्री है जो कि है नीता, ठीक है। अब एक विमेन है जो कि है नीता। अब नीता को एक फ़ोटो दिखाई गई और फ़ोटो दिखाने के बाद नीता इतनी ज़्यादा चंट है, सीधे आपको आंसर नहीं बताएगी। यह मेरे दादा के मामा के चाचा के पड़ोसी के दोस्त के भाई के बहन के चाची के मामा के फूफू के बेटे हैं, इस तरीके से बोल रही है नीता। तो पहले तो नीता के 2 चमाट लगा दिया। अब थोड़ा सा इसके आंसर को भी देख लेते हैं। नीता को एक फ़ोटो दिखाई गई और फ़ोटो दिखाने के बाद कह रही है कि ये कौन है, ये पिता है मेरी बेटी के भाई का, ये पिता है मेरी बेटी के भाई का, ये पिता है मेरी बेटी के भाई का। तो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे भी अभी तो ये आपको आसान दिख रहे हैं, और ऊंचे लेवल पर जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो फिर ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं तुमको अभी बता देता हूँ। ये मैं भी करता था और मेरे जितने भी दोस्त थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले वो सब ये चीज़ करते थे कि इस वाले क्वेश्चन में हम यही करते थे। इसको मेरे ख्याल से ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कहा जाता है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कहा जाता है। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में हम यही करते थे। हम जो आदमी मेन सब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, नीता, तो नीता को कोई एक अपना ही रिश्ता मान लेते हैं। तो आप नीता को अपनी मम्मी मान लो। हाँ, हो सकता है तुमको ख़राब लगे, लेकिन मान लो जो तुम्हारी मम्मी है उनका नाम जो भी है उसको हटा दो। अभी मान लो तुम्हारी मम्मी का नाम नीता है, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी को कोई फ़ोटो दिखाई गई तो तुम्हारी मम्मी कह रही है कि ये कौन है, ये पिता है किसका, मेरी बेटी का, ये पिता है मेरी बेटी का। यानी आपकी मम्मी कहें कि मेरी बेटी का पिता है तो क्या वो आपका भी पिता है, क्योंकि आप ही तो अपनी मम्मी की बेटी हैं, लड़कियां समझेंगी। और बाद में कह रही है मेरी बेटी के भाई का, यानी जो जो लड़के हैं वो, अब तुम लड़कों समझो कि कोई कह रहा है कि ये मेरी बेटी के भाई का पिता है, तो यानी क्या आपकी मम्मी की बेटी कौन है, आपकी बहन, और आपकी बहन का भाई कौन है, आप। तो मेरी बेटी के भाई का पिता यानी आपके ही पिता की बात हो रही है। तो जो आपका पिता है, आपका जो पिता है आपकी, यानी आपके जो पापा हैं, क्या वो हस्बैंड है आपकी मम्मी के, आपके हस्बैंड हैं आपकी मम्मी के। और हमारी मम्मी का नाम तो अभी तक के लिए नीता था,
तो क्या यहाँ पर जो आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही पापा हैं, बल्कि नीता के ही हस्बैंड हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वो आपके तो पापा हैं लेकिन नीता यानी आपकी मम्मी के पति हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टिक मार लियो भाई। अब हटा लो अपनी अपनी मम्मी का नाम बन रहा। मम्मी को जाकर बोल दिया अरे ओ नीता, तो मम्मी तो तुमको मारने लगेंगी। ठीक है, तो अभी अपनी मम्मी का जो एक ओरिजिनल नाम है उसी को लगा दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 5 की तरफ, जो कि है मैथ्स का क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। हजम नहीं हो रहा सर जी। नहीं नहीं, इजी है, तुम मानो मेरी बात, तुम मानो मेरी बात। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है 4x² प्लस 9y² की। 4x² प्लस 9y² की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ दी गई है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर है 8 के और xy बराबर है 2 के। ठीक है, तो मुझे नहीं पता भैया गिवन वैल्यू मुझको क्यों दे रखी है। मुझे लग रहा है समोसे के साथ खाने के लिए दे रखी है। समोसे के साथ चटनी ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने कहा ले बेटा मैं तुझको कुछ गिवन दे रहा हूँ, इसके साथ समोसा खा लियो। मुझे नहीं पता गिवन क्यों दे रखा है। मुझे बस इतना पता है कि अगर यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 4x² प्लस 9y², तो क्या मैं इसको 3x नहीं, क्या मैं इसको 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अरे ऐसे कैसे सर जी, कुछ भी लिख दोगे? लिख दूंगा भाई, क्योंकि किसी इसको खोल के देखो। 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x², और 3y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9y का स्क्वायर। तो बात तो सेम ही हुई ना, बात तो सेम ही हुई ना। तो हम क्या इसको 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यही यही यही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं 2 को 1/2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख सकता हूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इस तरीके से आपको उल्लू बनाकर, क्या मैं 2 को मल्टीप्लाई करके 2/1 लिख सकता हूँ, या फिर मल्टीप्लाई बाई 1/1 लिख सकता हूँ, 1/1 1/1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो सर जी, क्योंकि ये फिर से 2 आ जाएगा। इसी तरीके से उल्लू बनाकर आपको आपके मैथ वाले टीचर ने कई सारे सवाल लगवाए होंगे। मेरे साथ भी ऐसे होता था। टीचर कहता था देख भाई 2 को क्या मैं 2 गुणे 1/1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता था हाँ क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लिख सकते हैं। और भाई केवल वही एक चीज़ कर कर वो इतने बड़े बड़े आंसर निकाल देते थे कि मैथ के तो पसीने छूट जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए भाई मतलब मेरा भरोसा कर लो, मैं तो भाई ही हूँ तुम्हारा। बाकी टीचर्स का भरोसा मत किया करो, बहुत फंसाते हैं वो ये कह कर कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी क्या मैं इस 2x² थोड़ी जगह पाने के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो क्या मैं 2x² प्लस 3y 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। अब दूसरे दिमाग लगाओ, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या बराबर होता है 2x², या फिर मैं यानी ये देखो कि 2x प्लस 3y क्या है, 2x अगर a है 3y अगर b है, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y को लिख सकता हूँ a² यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यानी 4x², a² प्लस में b² यानी 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हमने अभी देखा था 9y² आएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकता हूँ। 2 इंटू a क्या है 2x, a क्या है 2x मल्टीप्लाई बाई 2x और मल्टीप्लाई बाई 3y। तो क्या ये 2ab हो गया? हाँ हो गया भैया। तो अभी क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? बढ़ जाओ ना, मुझसे क्या, मेरा क्या मतलब, बढ़ जाओ आगे, बढ़ गए आगे ले। तो क्या आपको 2x प्लस 3y की वैल्यू देखो 8 दे रखी थी? हाँ, लेकिन आपने तो कहा था समोसा खाने के लिए दे, समोसा खाने के लिए नहीं दी थी भाई, काम से दे रखी थी। तो क्या 2x प्लस 3y के लिए जगह मैं 8 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो भैया, आपकी मर्जी। तो अभी उसके बाद फिर यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा 4x² प्लस 9y²। ऐसे ही उतार दो इसको। क्या 2 इंटू 2x प्लस 3y, 2 इंटू 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, रुक जाओ, मैंने मान लिया यहाँ पर 2 को 2 इंटू 2x प्लस 3y कर दिया। तो 2x प्लस 3y क्या आपका 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 रुक जाओ 12 यानी यहाँ से गए तो 2 आ जाएगा, और फिर से गए तो 5 आ जाएगा। रुक जाओ, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा,
और यहाँ पर मैं अगर क्या करूँ 3 2 जा 6 कर दूँ, 6 2 जा 12 कर दूँ, तो यहाँ से ये जाएगा तो ऐसे आ जाएगा 12, और बाद में इसको अगर घटा दूँगा तो इस 4 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा। ये रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, मैं एक बार देख कर बताता हूँ तुमको। हैं ऑल राइट, तो हम लोग तो सही कर रहे थे भाई, मैं खामखा परेशान हो गया। बच्चों को फंसाते फंसाते टीचर खुद ही फंस गया। वाह भैया। तो क्या इसे 2, हाँ ठीक है, तो अभी मैं तुमको क्या बता रहा था, मैं तुमको ये बता रहा था कि अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस 2xy को 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2 इंटू 2x प्लस 3y को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 2 जा 6 कर दूँ, 3 2 जा 6 कर दूँ, तो क्या है 2 इंटू 6 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने 3 इंटू 2 कर दिया और x इंटू वाई कर दिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या है इंटू 6 इंटू एक्स वाई हो गया भैया। तो क्या अब मैं इसको 8 का स्क्वायर खोल दूँ तो क्या है 64 हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और ये जो x 6 2 जा 12 होता है तो क्या है 12xy हो जाएगा। लेकिन xy भरने से पहले ये देख लो कि लाल चटनी का तो हमने यूज़ कर लिया, अभी हरी चटनी बची हुई है, xy की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। तो क्या यहाँ पर xy की जगह आप 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, हमने किया। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर 64 रख दिया और इसका बराबर कर दिया मैंने 4x स्क्वायर से प्लस में 9y स्क्वायर से, और फिर 4 2 जा 12 2 जा कितना कर दिया 12 दूना 24 कर दिया, तो आ गया 24। अभी इस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को इधर ही पड़े रहने दो, और इधर जो प्लस 24 है इसको इस साइड लेकर आ जाओ, तो 64 में से माइनस 24 हो जाएगा क्या। उधर प्लस 24 है तो इधर आकर माइनस 24 हो जाएगा क्या। हाँ हो तो जाएगा। तो 64 में से 24 माइनस करोगे तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो क्या यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू 40 आ रही है। हाँ भैया 40 आ रही है। अब ज़रा मुंह उठा और मुंह उठा के देख कि तुझको किसकी वैल्यू निकालने की दी गई थी। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू निकालने की दी थी, और तूने वैल्यू किसकी निकाली है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। यानी क्या तूने अनजाने में वैल्यू निकाल डाली भैया। आंसर 40 आ गया। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर 40 ढूंढो और टिक मार दो, ऑप्शन नंबर सी टिक मार दिया। नाउ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, मैं तुमको कम बताए भी ना रह नहीं सकता, तो मैं तुमको सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। एंगल बेसिकली क्या है, दो अगर जो लाइंस हैं, इन लाइंस के दोनों के बीच का झुकाव जितना होता है उसको एंगल कहते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में झुकाव जितना उसको क्या आप एंगल कहेंगे। हाँ भैया मैंने क्लास 7th में ही पढ़ लिया था। अब जो एंगल होते हैं कुछ कुछ तरीके के होते हैं। जैसे पहला आता है एक्यूट एंगल, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल्स को आप एक्यूट एंगल कहेंगे। उसके बाद आएगा आपका क्या, उसके बाद आएगा आपका राइट एंगल आएगा, सॉरी, उसके बाद आएगा आपका राइट एंगल, उसके बाद आएगा राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री को ही आप राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट राइट एंगल की को ही आप 90 डिग्री कहेंगे। इसके बाद भैया कुछ ऊपर चलें क्या, चलो भाई ऊपर। इसके बाद आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का जो बीच का होता है उसको आप क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने सीधा, तो यानी जहाँ पर जो आपका लाइन है कुछ इस तरीके से सीधी हो जाए उसको आप स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ही लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो क्या टाइप्स को जानते जानते हमने अपना आंसर ही जान लिया भैया। हमको तो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रेट एंगल का जो स्ट्रेट एंगल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं, तो उसमें 180 एंगल होता है। यही तो हमने पढ़ा, यही तो हमने जाना, यही तो हमने पहचाना। ठीक है, तो अनजाने में खेलते खेलते मज़े करते करते हमने अपने सारे के सारे आंसर निकाल लिए हैं। यहाँ पर आपको कुछ कुछ आंसर देखो नीचे मैंने लेकर आया हूँ, यहाँ पर भी मैं आंसर लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर जी ने कुछ ख़राब समझाया है, मुझे सर जी से अच्छा तो ये सीट समझा सकती है। मजाक। तो ये जो सीट आपको अगर अच्छा समझा सकती है तो मैं उसको भी लेकर आया हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, या फिर इस वीडियो को पॉज कर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे से सारा आंसर जान सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चों, तुम क्या कर सकते हो, इस ओलंपियाड के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी।
मतलब तुम बस मेरे ऊपर विश्वास करो कि अगर तुमने इसको ले लिया तो 90% चांस है कि तुम्हारा ओलंपियाड पास करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जिम्मेदारी जैसे मैंने कहा तुम्हारी नहीं, वो हमारी रह जाएगी। तुमको वो सारी चीज़ें देना हमारी जिम्मेदारी है जो कि तुम्हें चाहिए इस ओलंपियाड को पास करने के लिए। तो ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को ज्वाइन कर लो। 1,000 रुपये इसका 1,000 रुपये इसका दाम है। इस व्हाट्सएप नंबर पर या तो कांटेक्ट कर लेना और या तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दी गई लिंक पर जाकर फॉर्म को भर देना, तुमको तुम्हारा बैच मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को अगर लगता है तुमको सर जी ने मेहनत कर दी है। बाकी कमेंट करो वो सारे होमवर्क कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है। उसके बाद फिर और भी कुछ होमवर्क मैंने देख दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन सभी होमवर्क को कमेंट सेक्शन में कहो। अगर कोई डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में पूछो। कोई और वीडियो अगर तुमको चाहिए है ना, क्योंकि अब तो मैं बस तुम्हारी मदद के लिए बैठा हूँ। तो अगर और कोई वीडियो चाहिए और कोई डिमांड है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी शेयर करो इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, जो कि हमारे साथ हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इसको शेयर कर दो। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर चाहते हो कि मेरी मेहनत तुम्हारे तक पहुँच जाए और ये प्यार भी बना रहे, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी कोई डिमांड पूरी करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।